सभी का, मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियां बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएं और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएं। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है। और जो हमारे लैंड यूज से संबंधित मामले होते थे या जो भी परेशानियां इंडस्ट्री समूह को आती थी, ऐसा संवाद करके उनको भी हम लोगों ने सरल किया है, उनका समाधान निकाला। 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है और हमने युवा संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाने का निश्चय किया है। युवाओं का बेहतर विकास, प्रतिभाओं की योग्यता के आधार पर अवसर देने का काम नकल विरोधी कानून लाकर मुख्यमंत्री जी ने एक नजीर पेश की इस राज्य के अंदर। इसलिए युवाओं के अंदर एक विश्वास खड़ा हुआ है। आज पहली बार हो रहा है कि एक ही बच्चा 4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहा है। नकल विहीन परीक्षा का एक प्रभाव है और युवा संकल्प दिवस के रूप में हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। हर जगह युवाओं द्वारा उनके लिए आभार के कार्यक्रम, युवा मोर्चे द्वारा कहीं पर रैली निकालना, उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करना, इस प्रकार का हम इसमें जोड़ेंगे। एक 11 सितंबर से 15 सितंबर तक हमारी लोकसभा स्तरीय बैठक होगी। प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर हम बैठक करेंगे। पौड़ी में आदमखोर गुलदार मारा गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ले ली है। आपको बताते हैं कि 5 सितंबर को श्रीनगर के ढिकाल गांव में आंगन में खेल रही 4 साल की आयशा को अपना शिकार बनाया था। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा था। लोगों के आक्रोश को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों पर गुलदार को पकड़ने का खासा दबाव था। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है, जिसके बाद वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने और अंत में उसे मारने की अनुमति ली। वहीं डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि गश्त कर रही टीम पर गुलदार ने आक्रमण किया, जिसके बाद हवाई फायर की गई थी, जिसमें गुलदार की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि गुलदार की उम्र 6 से 7 साल आंकी जा रही है और गुलदार के 2 दांत भी टूटे हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुलदार जानवरों का शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए आसान शिकारों पर हमला कर रहा था। दिनांक 5 को डिकवाल गांव में एक बालिका के ऊपर गुलदार ने अटैक किया था, जिसमें बालिका की मौत हो गई थी। उसी क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा आदेशित किया गया था कि गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए या अंतिम दशा में उसको नष्ट किया जाए। कल 11 तारीख को जब टीम डिकवाल गांव में गश्त कर रही थी तो बगल ही गांव में ग्राम तरोली में गुलदार की सूचना मिलने पर टीम वहां पहुंची। टीम जब वहां पहुंची तो गुलदार ने टीम पर हमला करने की कोशिश की। टीम द्वारा बताया गया कि हमला करने के दौरान टीम ने हवाई फायर की, जिसमें गुलदार की मौत हो गई।
काशीपुर आगमन पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस का 20% वोट बैंक बढ़ा है। कांग्रेस विजय की ओर बढ़ रही है। लोकसभा और निकाय चुनाव में जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। लगातार से इंडिया गठबंधन देश के अंदर मजबूत होता जा रहा है, जिससे एनडीए में खलबली मची हुई है। प्रदेश में बेरोजगार बढ़ता जा रहा है। तो विजय की ओर बढ़ रही है कांग्रेस। करण महारा का कहना है कि काशीपुर में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत पक्की है। लग नहीं रहा क्योंकि बीजेपी ने 2-3 जो ऐसे काम किए हैं। एक तो कैंट्स के जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उसके सिविल एरिया को लगे हुए या एडजॉर्निंग जो नगर पालिकाएँ हैं या नगर पंचायतें उनमें एडजॉर्न उसमें मिक्स करने का इन लोगों का एक लेटर इशू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें एडीएम और डीएम्स जो हैं इसमें काम करेंगे। कितनी सिविल एरिया है, क्या पॉपुलेशन है और कितने एरिया को हम कैंट से अलग करके नोटिफाइड एरियाज में मिला सकते हैं। तो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, लीगल एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा डीएम स्तर पे या अन्य स्तर पे जो तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि अभी तक जो वोटर लिस्ट हैं वो भी तैयार नहीं है निकाय के हिसाब से, तो उसमें भी मुझे लगता नहीं कि सितंबर ऑलरेडी चल रहा है और ये नवंबर तक ये हो पाएगा, संभव नहीं है। सब केंद्र के बाहर मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मरीज के तीमारदारों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद पैसों की मांग की जाती है और पैसे नहीं देने पर बच्चा परिजनों को नहीं दिया जाता है। साथ ही उनके मरीजों का समय पर उपचार नहीं किया जाता है और लापरवाही के चलते उन्हें बार बार अस्पताल बुलाया जाता है। तो डिलीवरी के बाद भी पैसों की मांग की जाती है, समय पर इलाज भी नहीं किया जाता, जिससे मरीजों के परिजन परेशान हैं और परेशान होकर उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। तो डिलीवरी के बाद पैसों की मांग की जाती है और कई गंभीर आरोप अस्पताल प्रशासन पर लगाए गए। कहाँ से आए हो? मुलदासपुर माजरा। क्या हुआ हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? हॉस्पिटल में आया मैं, तो हॉस्पिटल में कल सुबह आया था। कल सुबह आने के बाद वाइफ को लेकर अपनी? जी, वाइफ को लेकर 2-3 दिन से मैं आया था ब्लड टेस्ट कराने कल। तो इन्होंने डॉक्टर ने बोला कोई बच्चा होगा, दिक्कत हो रही। मैंने भर्ती कर ली, मगर कोई नहीं, भर्ती कर लो। तो इन्होंने मुझे ये बोला कि बच्चे को रेफर भी करना पड़ सको कम दिनों का, मगर चाहे जो भी हो मैं पढ़ा यहीं कर दूँगा, जैसा भी हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं प्राइवेट में जा दूँ। कि नॉर्मल में सुबह 7:15 बजे बच्चा हुआ, तो 7:15 बच्चे होने के बावजूद इन्होंने मेरे से मांगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये मतलब देना पड़ेगा। मैं ये किया जा रहा, मैं 1 महीना पहले आई थी, तभी भी ऐसे किया कि कल आना, कि सुबह से दोपहर 3 बजे तक बिठा रखा। कहना आपका नंबर नहीं है, आप बाहर बैठो, आपका नंबर नहीं है, आप बैठो। फिर मैं घबरा के चली गई। मेरे पति ने आज भी मना किया था कि सरकारी हॉस्पिटल पर मत जा। ऐसे क्यों आप, जो आपके हस्बैंड ने मना किया है सरकारी हॉस्पिटल में ना आए? इसलिए मना किया गया क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं तो 3-3 दिन 4-4 दिन चक्कर कटाते हैं, इसलिए मना किया गया था मेरे पति को। तो फिर इन्होंने बोला कि आज भी आज मैं जबरदस्ती आई। मैं कहा नहीं, सरकारी अस्पताल है, गरीब के लिए बनाया गया, तो हमारी सेवा नहीं होगी तो और किसकी होगी? जो हमारी सरकार है वो तो जो सुविधा है वो उपलब्ध करा रही है हॉस्पिटल में। जी, ये कुछ सुनवाई नहीं करते। सुबह से शाम तक बिठाते हैं, धमकी देते हैं, बाहर बैठो, बाहर धमकी देते हैं। क्या मीडिया वाले क्या कर लेंगे हमारा? मेरा नाम है उस्मान। तो मैं कल 11 बजे अपना पेशेंट लेकर आया था अपने घर वाले, तो घर वाले डिस्चार्ज में लेके आया, तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि दर्द उठाने के लिए लोग इंजेक्शन लगाते हैं,
तो इन्होंने इंजेक्शन लगाया, दर्द हो रहा था तो डॉक्टर को बोला गया कि देख लो बार बार। तो मैडम का सिर्फ एक ही सवाल था कि बच्चा हल्का सा बाहर आएगा और खींच के निकाल देंगे। तो हम ताज्जुब हो रहा था। तो मैंने अक्सर सुबह के टाइम क्या करा, सुबह के टाइम जब दूसरी मैडम चेंज हुई तो इन्होंने 11 बजे के करीब डिलीवरी की। डिलीवरी थोड़ी सी रह गई थी तो इन्होंने बोला कि पैसे तैयार रखो। तो रुड़की के सरकारी अस्पताल में शौचालय के हालात बद से बदतर बने हुए हैं, जहां शौचालय की गंदगी से तीमारदार शौचालय जाने से परेशान है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर घर शौचालय को लेकर बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वहीं रुड़की के सरकारी अस्पताल में शौचालय की गंदगी से भरे पड़े हैं। वहीं स्वयं संजय कंसल का कहना है कि हम लगातार शौचालय की सफाई करा रहे हैं। जमशेद भाई, अभी आप लैट्रिन में से आ रहे हो, शौचालय में से किस तरह के हालात है शौचालय? हालात है इतना बुरा, को बैठने पे नाक भी नहीं दे सकता है, ना पानी है, पूरा गंद पाना। भारत इतना सरकार इतने पैसे दे रहे, वेतन दे रहे, सब कुछ दे रहे, लेकिन ये लापरवाही जो कर्मचारी का सीधी सीधी आवाज है। इस पर ध्यान देना चाहिए हॉस्पिटल वाले कर्मचारी जो भी है सरकारी, और पुलिस वाले भी ड्यूटी दे रहे, उसे भी देख रही है। चंपावत जिला पुस्तकालय का जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने निरीक्षण किया, जिसमें पठन पाठन को लेकर बताया कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा इसका विस्तारीकरण किया जाना है, जल्दी इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों से छात्र छात्राएं पुस्तकालय में अध्ययन करने आते हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ बच्चे करीब 100-125 बच्चे थे, बड़ी लगन से वहाँ मेहनत कर रहे थे। और मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा भी एक स्वीकृत है और हम उसके विस्तारीकरण के लिए बात कर रहे हैं और उनके लिए और जो बेहतर सुविधाएं हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। जिला अस्पताल में भी मेरा आज पहला विजिट था। काफ़ी आज मतलब देखा करीब 400-450 की पेशेंट्स की ओपीडी थी और उसमें जो वहाँ पे वर्तमान में जो अवस्थापना है उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इस संबंध में हमारे अभी जो नए वहाँ पे पीएमएस आए हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कुछ व्यवस्था सुधार हो जाएगी। देहरादून में पुलिस ने बीते दिन हुई हत्या का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मसूरी के भट्टा फॉल्स स्थित एक निजी होटल में 10 तारीख को एक युवक की लाश मिली थी। युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 टीमों का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि मृतक की गाड़ी में 3 लोग आए थे, जबकि कपिल को मौत के घाट उतारने के बाद अन्य 2 लोग उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। ये सुराग पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हुआ और इसके आधार पर सीसीटीवी से गाड़ी की तलाशी की गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हरिद्वार से गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपी सगे भाई बहन हैं, जिनका नाम कुदरत और अब्दुल्ला बताया गया। कुदरत को कपिल 2 साल पहले दिल्ली में मिला था, जहां से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, लेकिन कपिल ने कुदरत को शादी करने से मना कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला ने कपिल मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत का कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ विगत 2 वर्षों से, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के, मिलना जुलना था, इनके आपस में बहुत एक प्रेम प्रसंग था, इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक
बीते रोज थराली विकासखंड मुख्यालय के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य भवन का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी, मास्टर आदर्श, लोक निर्माण विभाग के अभियंता और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचे और भवन के क्षतिग्रस्त भाग के निरीक्षण किया। ये जैसे विधिवत होता है, छुट्टी का टाइम हो गया था तो बच्चे चले गए थे। बच्चे क्या पूरा स्टाफ ही चले गया था। आज ब्लॉक रैली भी थी वॉलीबॉल की यहाँ पे, और वो लोग भी लगभग 2 बजे से पहले पहुंच गए थे, चले गए थे कैंपस से, क्योंकि कंप्लीट हो गए थे सारे कंपटीशन। तो जैसे मैं तो पहुंच गया था, जैसे घर पहुंचा तो उसी समय मुझको कॉल आया 2 बजे यहाँ पे जोशी जी हमारे, कि यहाँ पे कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो गिर गई है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि देखो इतना, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स, कोई ऐसा लक्षण पहले से थे नहीं कि जिसपे हम ये कर सकते हैं कि हाँ ऐसी संभावना है। कहना चाहेंगे जिस तरीके से आगे निर्देश बहुत पहले से हैं, इसमें विभिन्न पत्र जारी हो चुके हैं समय समय पर, कि जो भी ऐसे भवन हैं जो जर्जर हैं या जिसमें भी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी खतरा हो सकता है, उस पर बार बार विभाग सूचना मांगता रहता है। वर्तमान में जितने भी ऐसे भवन हैं उनको आपदा में प्रस्तावित किया गया है। उनमें जो भी निर्माण कार्य किया जाना है या उसमें सुधार मरम्मत की जानी है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और थराली इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में ऐसा कोई संभावना नहीं थी कि ये किसी भी तरह से कमज़ोर है, मजबूत बिल्डिंग थी। लेकिन जिस तरह से गिरी है, और विद्यालय समय के बाद कोई छात्र नहीं था, कोई अभिभावक, अध्यापक इत्यादि नहीं, कोई नहीं था। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर अब जसपुर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। बताते कि प्रदेश में जैसे जैसे डेंगू के प्रकोप बढ़ाने की सूचना मिल रही है, उसको देखकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसको लेकर जसपुर एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया। साथ ही जसपुर नगर पालिका और नगर पंचायत प्रशासन को भी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था से गली गली तक दवाइयों का छिड़काव करने की सख्त हिदायत के साथ डेंगू वायरल पर पूरी तरह से लगाम लगाने की भी हिदायत दी गई। वहीं स्वास्थ्य अधीक्षक डीआर रितेश शर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में अभी तक किसी भी रोगी में डेंगू के लक्षण नहीं मिले हैं। वायरल और बुखार के मरीजों की निरंतर जांच कराई जा रही है। जसपुर में अभी तक डेंगू के रोगी की पुष्टि नहीं हुई। डेंगू से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जो है उतनी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, लेकिन उसके अलावा चूंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि डेंगू को लेकर सतर्क रहें, तो उसके लिए हमारी जितनी भी दोनों नगर पंचायत है, एक नगर पालिका है, और जो डॉक्टर्स की टीम है वो निरंतर इसमें प्रयास कर रही है। घर घर जाके वो चेकिंग हो रही है, फॉगिंग हो रही है, और हॉस्पिटल में भी जो है एक वार्ड जो है वो डेंगू के लिए आरक्षित किया गया है। यदि डेंगू पेशेंट्स आएंगे तो वहाँ उनको सही प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारे जसपुर में अभी बुखार के मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन जांच कराने पर अभी पाया गया है कि अभी यहाँ पर कोई डेंगू के कोई केस हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से यहाँ पर डेंगू का वार्ड बनाया गया है, जिसमें पूरी सुविधाएं मौजूद हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर दवाइयाँ भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन हम साथ में जनसाधारण से ये भी अपील करते हैं कि घरों में, कूलर में या फ्रिज के पीछे की तरफ पानी इकट्ठा न होने दें। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजपुर से है, जहां बरसात के कारण फीका नदी पर बंधा बांध फिर क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें सिंचाई विभाग प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि फीका नदी से लगातार भारी मात्रा में खनन का कारोबार चलता रहता है। लेकिन प्रशासन को सुबह पता होने का बावजूद भी था, उसके लिए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कह दिया, वो उसमें उचित कार्रवाई कर रहा है। जो उसमें तत्कालिक कार्रवाई हो सकती है वो भी उन्होंने की, और जो दीर्घकालिक कार्रवाई हो सकती है वो भी की। और खनन के जहाँ तक वो है, तो हमने जो भी उसमें कार्रवाई हम कर सकते थे वो हमने करी है, और आगे भी करेंगे। और हमारे द्वारा इसलिए जो है एक टीम बना के जो है वहाँ पे अपने अमीन और पटवारियों की ड्यूटी रात में वहाँ पे लगाई है, कि ताकि जो है अगर यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो तत्काल पुलिस के साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे। इसके लिए कल एक बैठक भी बुलाई गई थी और प्रधानों को भी बुलाया गया था, और इसलिए जो है अभी वहाँ पे जो है इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस तरह की चीज़ें की पुनरावृत्ति ना हो। दिन हो गए लगातार पानी आते हुए,
थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बराबर प्रशासन काम कर रहा है, और पानी डेली ऊपर पहाड़ पर रोज वर्षा होने के कारण काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। दिक्कतें आ रही हैं, नुकसान तो काफ़ी हुआ है। सामने काफ़ी किसानों का गन्ना ढह चुका है, जो फसल को बहुत बड़ा नुकसान है। फिलहाल अभी जो है डाइवर्सन करने के लिए प्रशासन ने एक नहर टीका नदी में अलग से बनाई है, जो पानी को आधा रूटेड चेंज करेगी, जिससे यहाँ काम करने में आसानी होगी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में सरकार और वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और मदरसा के सफल संचालन और प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए। वहीं बोर्ड के निर्देशानुसार नवनियुक्त प्रशासक खानजामा मस्जिद और मदरसे की व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुट गए हैं। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 4 मदरसों के जल्द ही मॉडर्न शिक्षा की शुरुआत होने जा रही है, जिनमें से उधम सिंह नगर जनपद में खटीमा का मदरसा रहमानिया भी चयनित किया गया। वहीं मॉडर्न शिक्षा की शुरुआत से पुलिस समाज में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है। लगाई जा रही है और मदरसों में प्रशासक नियुक्त किया गया है, जहां मदरसों में मॉडर्न शिक्षा की शुरुआत कर दी गई है और मुस्लिम समाज में शिक्षा की एक नई क्रांति जग रही है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपके चैनल को स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब समद जी ने खटीमा क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसको मॉडर्न मदरसे के रूप में चयनित करने के बाद खटीमा के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को जो है उच्च स्तर की शिक्षा दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम स्तर की। और ये हम लोगों के लिए बड़ा ही अपार हर्ष का विषय है और बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि पूरे उत्तराखंड में 4 मॉडर्न मदरसे चयनित किए गए हैं, जिसमें से हमारा खटीमा भी है। इसके लिए पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं और शादाब समद जी का इसमें जो है बहुत बड़ा सहयोग है और शादाब समद जी इसको लेकर के बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं ताकि जो है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जाए। देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मंत्री ने कहा है कि जैव विविधता के क्षेत्र में हमें व्यवहारिकता की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों को बचाने के साथ साथ हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा देकर किसानों की आजीविका बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटियों को संरक्षित करने का कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वन पंचायतों के माध्यम से जनमानस को आजीविका से जोड़ने को कहा। उन्होंने वन दारोगा तथा फॉरेस्ट गार्ड को साथ लेकर अन्य समितियों का भी जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। के कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्या अब पे जमीन उपलब्ध है, तो बेहतर ये होगा कि देहरादून के क्लाइमेट और देहरादून की जो सॉइल कंडीशंस थी, इससे मिलती जुलती जमीन की ढूंढ की जाए कि जहाँ पर इस तरह की बासमती को पैदा किया जा सके। क्योंकि देहरादून के अंदर तो आप देखा कि अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण लगातार कृषि भूमि खत्म होती जा रही है। तो इसमें बिना किसी भूमि के उपलब्धता के आप किसी चीज को संरक्षित नहीं कर सकते। जो लेकिन मेन उद्देश्य था कि जो मैंने कुछ महीने पूर्व हर्बल मिशन को स्थापना करने की और टेस्टिंग लैब की स्थापना करने का जो था निर्णय, तो उसके बारे में प्रगति की जानकारी ली, क्योंकि प्रगति उतनी जितनी होनी चाहिए थी। आज उनको एक टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करने के निर्देश दिए गए कि 1.5 महीने के अंदर हर्बल मिशन के माध्यम, जिसमें हर्बल मिशन के माध्यम से हर्बल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसान को इनपुट सुविधाएं, चाहे वो झाड़ियों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए झाड़ियों का कटाव हो या फसलों को नुकसान करने के, जो जंगली जानवर नुकसान कर जाता है, तो हर्बल फार्मिंग को बचाने के लिए। और बीते दिनों नगर निगम देहरादून में मेयर सुनील उनियाल गामा में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वर्षा से हुए सड़कों के गड्ढों और निर्माण कार्यों की तरफ से हुए गड्ढों को जल्द भरने के निर्देश दिए। साथ ही मेयर ने कहा है कि गड्ढों में पानी जमा होने से डेंगू मच्छर का लार्वा पनपता है, जहां गड्ढों को भरने के सख्त लहजे में निर्देश दिए। जितने हमारे
शहर में जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, सबको कहा गया है कि जहां आपने खुदाई कर रखी है, जहां गड्ढे हैं, उनको तत्काल भरें। डेंगू का जो लार्वा है वो गड्ढों में, साफ पानी में जो है, क्योंकि जो जहाँ गड्ढे होते हैं और पानी वहाँ जमा हो जाता है तो वहाँ जो है लार्वा अधिक पनपता है। अभी जो हमारा 3 दिन पहले जो हमारे अधिकारियों ने एक सर्वे किया है, जिसमें हमारे गोपाल बिनवाल जी गए थे, तो उन्होंने देखा है कि जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ वहाँ ये अधिक जो है लार्वा पनप रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैसेज देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।